हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑडियो आर्टिकल ऑफ झारखंड स्पेशल क्लासेस। या ऑडियो आर्टिकल आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी होगा तथा मेंस में आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता को भी बढ़ाएगा, साथ ही आपकी समझ को भी विकसित करने में मदद करेगा। तो आइए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और आज का प्रोग्राम एक प्रश्न पर आधारित है और यह प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के गुटनिरपेक्ष नीति का विश्लेषण करें। क्वेश्चन आपको बहुत आयामों में समझ विकसित करने में मदद करेगा। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत हम जवाहरलाल नेहरू के कथन से करेंगे। गुटनिरपेक्षता का मतलब तटस्थता नहीं है, यह कोई नकारात्मक नीति नहीं है, यह एक सकारात्मक और गतिशील नीति है जो हमारी अपनी सोच पर आधारित है। यह कथन जवाहरलाल नेहरू की है। राष्ट्र राजनीति में गुटनिरपेक्ष नीति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सभी राष्ट्रों में अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने की समस्या थी। तब दो महाशक्तियां विश्व रंगमंच पर उभर कर सामने आई। ये महाशक्तियां थीं संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। इसी समय अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के अनेक देश औपनिवेशिक दासता से स्वतंत्र हो रहे थे। इन नवोदित राष्ट्रों ने स्वयं को महाशक्तियों के गुटों में शामिल रहने की अपेक्षा गुटनिरपेक्ष नीति को अपनाना उचित समझा। गुटनिरपेक्षता की नीति का सर्वप्रथम उल्लेख सितंबर 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषण में किया था। उन्होंने कहा था कि वैदेशिक मामलों में जहां तक संभव होगा, हमारी प्रस्तावित नीति दुनिया के किसी भी गुट से दूर रहने की होगी। विश्व राजनीति में अमेरिका एवं सोवियत संघ एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं और हम इनके विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अब बात करेंगे गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर। इसकी स्थापना 1961 ईस्वी को हुई। पहला शिखर सम्मेलन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया में हुआ। स्थापना करने वाले देशों में भारत, यूगोस्लाविया, मिस्र, इंडोनेशिया और घाना थे। 1961 में बेलग्रेड शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों की संख्या 25 थी। बाद में 1995 में कार्टगन शिखर सम्मेलन में यह बढ़कर 108 हो गई और वर्तमान में यह 120 है। अब बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति पर। जवाहरलाल नेहरू की गुटनिरपेक्ष नीति भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रही है। इस नीति का उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ, जब दुनिया दो बड़े गुटों, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ के नेतृत्व वाले साम्यवादी गुट में विभाजित थी। नेहरू ने इन दोनों गुटों से दूर रहकर भारत के लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति का मार्ग चुना। जवाहरलाल नेहरू ने अपने भाषणों और लेखों में गुटनिरपेक्षता के बारे में एक ही बात कही थी कि हमारा कोई गुट नहीं है और हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। यह कथन उनकी विदेश नीति की नींव का सीधा और सरल सारांश है, क्योंकि नेहरू जी ने हमेशा यह स्पष्ट किया कि गुटनिरपेक्षता का मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर निष्क्रिय रहना नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि भारत अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता और विवेक के आधार पर हर मुद्दे पर अपना स्वतंत्र रुख अपनाएगा। अब बात करेंगे गुटनिरपेक्षता के उद्देश्य पर। यह वह समय था जब भारत को हाल ही में स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी और उसे अपने आर्थिक और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना था। किसी भी गुट में शामिल होने से भारत को संघर्षों में उलझना पड़ता, जिससे विकास बाधित हो सकता था। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि गुटनिरपेक्षता युद्ध को टालने का और वैश्विक शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है। इस नीति ने 9 स्वतंत्र देशों को एक मंच पर लाकर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया। गुटनिरपेक्षता ने भारत को अपनी विदेश नीति के निर्णय बिना किसी बाहरी दबाव के लेने की स्वतंत्रता दी। भारत दोनों गुटों से आवश्यकता अनुसार आर्थिक और तकनीकी सहायता प्राप्त कर सका। अब बात करेंगे गुटनिरपेक्ष नीति के सकारात्मक पक्षों पर। इस नीति ने भारत को अपनी संप्रभुता बनाए रखने और वैश्विक मामलों में स्वतंत्र आवाज के रूप में उभरने में मदद की। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक होने के कारण भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक नेता के रूप में पहचान मिली। नेहरू ने कोरियाई युद्ध और सुएज नहर संकट जैसे कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थ की भूमिका निभाई थी।
गुट निरपेक्षता ने भारत को दोनों गुटों से आर्थिक और तकनीकी मदद प्राप्त करने का मौका दिया, जिससे देश के विकास में सहायता मिली। अब बात करेंगे गुट निरपेक्षता के नकारात्मक पक्ष पर। कुछ आलोचकों ने इस नीति को अवसरवादी बताया क्योंकि यह स्पष्ट सिद्धांतों के बजाय सिर्फ परिस्थितियों पर आधारित थी। समय के साथ भारत का झुकाव सोवियत संघ की ओर बढ़ता चला गया। 1971 में सोवियत संघ के साथ शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद कई देशों ने गुट निरपेक्षता की गंभीरता पर सवाल उठाए। चीन के साथ जब युद्ध हुआ 1962 में, चीन के साथ युद्ध के दौरान भारत को दोनों गुटों से तत्काल कोई महत्वपूर्ण सहायता नहीं मिली, जिससे इस नीति की व्यवहार्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा। नेहरू जी की गुट निरपेक्ष नीति एक दूरदर्शी कदम थी, जिसने भारत को शीत युद्ध के तनावों से बचाया और एक नई पहचान दिलाई। हालांकि इस नीति की कुछ कमियां भी थीं, फिर भी इसने भारत की विदेश नीति की नींव रखी थी। अब बारी है बात करने की इंदिरा गांधी की गुट निरपेक्ष नीति पर। जवाहरलाल नेहरू द्वारा स्थापित गुट निरपेक्ष नीति को इंदिरा गांधी ने एक नई दिशा दी, जबकि नेहरू का दृष्टिकोण अधिक सैद्धांतिक और आदर्शवादी था। इंदिरा गांधी ने इसे व्यवहारिक और लचीला बनाया, जिसका उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देना था। इंदिरा गांधी के कार्यकाल में गुट निरपेक्षता का विश्लेषण इस प्रकार है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि प्रत्येक राष्ट्र और प्रत्येक व्यक्ति को, यदि वे स्वयं के प्रति ईमानदार हैं, अपना रास्ता चुनना होगा और कई परीक्षण, साहस, दुखों और अनुभवों से होकर गुजरने के बाद यह प्राप्त होगा। अपना स्वरूप और अपना व्यक्तित्व कायम रखने के लिए इसी दृढ़ संकल्प से हम गुट निरपेक्षता को अपनाते हैं। इंदिरा गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया था कि भारत किसी भी गुट का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह हर परिस्थिति में तटस्थ ही रहेगा। उनकी नीति का सार यह था कि भारत अपनी सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए किसी भी देश के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। यह नेहरू के आदर्शवाद से हटकर एक यथार्थवादी और गतिशील दृष्टिकोण था। इंदिरा गांधी की गुट निरपेक्ष नीति का सबसे निर्णायक क्षण था 1971 का भारत सोवियत मैत्री समझौता। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान का समर्थन किया। इस स्थिति में भारत को एक शक्तिशाली मित्र की आवश्यकता थी। पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति में इंदिरा गांधी ने सोवियत संघ के साथ 20 वर्षीय शांति, मैत्री और सहयोग संधि पर हस्ताक्षर किया। इस संधि ने यह प्रावधान था कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो दूसरा देश आपसी सलाह मशवरा करेगा और सैन्य सहायता प्रदान कर सकता है। इसकी बहुत आलोचना हुई। इस समझौते को कई आलोचकों ने गुट निरपेक्षता के सिद्धांतों के खिलाफ बताया। उनका तर्क था कि इस संधि ने भारत को सोवियत संघ के खेमे में ढकेल दिया। हालांकि इंदिरा गांधी ने इसका बचाव करते हुए कहा कि यह समझौता किसी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं था, बल्कि भारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम था। 1974 में भारत में पोखरण में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया गया, जिसे स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया। यह कदम भी इंदिरा गांधी की विदेश नीति का ही एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इसे गुट निरपेक्षता से संबंधित माना जाता है। इस परीक्षण ने भारत को एक परमाणु शक्ति के स्वरूप में स्थापित किया और दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहेगा। यह आत्मनिर्भरता के सिद्धांत के अनुरूप था, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का एक मुख्य स्तंभ है। इंदिरा गांधी ने केवल भारत की नीति नहीं बदली, बल्कि उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की दिशा को भी प्रभावित किया। इंदिरा गांधी ने नेतृत्व में आंदोलन ने उपनिवेशवाद विरोधी, रंग भेद के खिलाफ और एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था स्थापित करने जैसे मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने 1983 में नई दिल्ली में गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन आयोजित किया और उसकी अध्यक्षता की। इससे भारत की छवि एक मजबूत और निर्णायक नेता के रूप में स्थापित हुई। अब बात करेंगे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी की गुट निरपेक्ष नीति में क्या अंतर थे। पहले जवाहरलाल नेहरू की नीति पर बात कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू की जो नीति थी वो आदर्शवाद और सैद्धांतिक थी। शीत युद्ध के प्रति तटस्थता पर जोर दिए थे। बार्डुंग सम्मेलन 1955, नेहरू ने 9 स्वतंत्र देशों के लिए तीसरा विकल्प प्रस्तुत किया, पंचशील का सिद्धांत दिया, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने की बात कही।
नेहरू जी की नीति को कुछ आलोचकों ने काल्पनिक और अव्यावहारिक माना है, खासकर 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद, जब किसी भी गुट ने भारत की खुले तौर पर कोई मदद नहीं की। अब बात करते हैं इंदिरा गांधी की नीति पर। यह नीति व्यवहारिकता और राष्ट्रीय हित पर आधारित थी, शीत युद्ध के प्रति आवश्यकता के अनुसार झुकाव पर आधारित थी। भारत सोवियत मैत्री संधि 1971, पाकिस्तान और अमेरिका के गठजोड़ के कारण यह समझौता हुआ। परमाणु परीक्षण किया गया 1974 में, भारत की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया गया। इंदिरा गांधी की नीति पर गुट निरपेक्षता के सिद्धांत से हटने का आरोप भी लगा, खासकर 1971 के संधि के बाद। अब बात करेंगे कि गुट निरपेक्ष नीति के भारत को क्या लाभ हुए। देश में भारी उद्योगों की स्थापना में सोवियत संघ ने मदद की। भारत ने रक्षा उपकरणों का आयात पश्चिमी देशों से किया। रक्षा संबंधी प्रशिक्षण भी पश्चिमी देशों से लिया और भारत ने रक्षा संबंधी उपकरण सोवियत संघ से खरीदा और उसका भुगतान रुपए में किया। अब इसके बाद बारी है गुट निरपेक्ष आंदोलन की कमी पर बात करने की। पिछले कई वर्षों में इस आंदोलन ने किसी भी महत्वपूर्ण मामलों में अपना योगदान नहीं दिया है। अफगानिस्तान के तालिबान शासन की मनमानी में यह आंदोलन मूक दर्शन बना रहा है। जब सद्दाम हुसैन को नेस्ताभूत करने के उद्देश्य से जॉर्ज बुश ने इराक के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही करने का प्रयास किया, उस समय भी गुट निरपेक्षता देश तमाशाबीन बने रहे। गुट निरपेक्ष देशों को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष महत्व प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि सदस्य देशों में एकजुटता का अभाव है, जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच। अब क्या हो आगे की राह। आज की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में गुट निरपेक्षता को अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वाह करना होगा। गुट निरपेक्ष देशों के निशस्त्रीकरण की भावना को प्रोत्साहित करते हुए अविकसित देशों में हस्तक्षेप की नीति को अपनाना होगा। नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण में गुट निरपेक्ष देशों को विकासशील राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना होगा। शीत युद्ध एवं वार्सा पैक्ट की समाप्ति के पश्चात गुट निरपेक्षता का कोई ठोस राजनीतिक महत्व नहीं रह गया है। इसलिए इन राष्ट्रों को अपनी सार्थकता बनाए रखने के लिए आर्थिक क्षेत्र में प्रभावशील करने की आवश्यकता है। जवाहरलाल नेहरू ने गुट निरपेक्षता को एक आदर्श और सिद्धांत के रूप में देखा, जिसका लक्ष्य विश्व शांति और 9 स्वतंत्र देशों के लिए एक स्वतंत्र पहचान स्थापित करना था। वहीं दूसरी ओर इंदिरा गांधी ने इसे रणनीतिक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया, जिसका उद्देश्य बदलती वैश्विक परिस्थितियों में भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना था। इस प्रकार नेहरू ने नीति की नींव रखी, जबकि इंदिरा गांधी ने उसे एक यथार्थवादी और मजबूत स्वरूप दिया। इसी के साथ इसे हम यहीं समाप्त करेंगे। आपको प्रोग्राम कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। धन्यवाद।